Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So अब हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन क्लासेस चल रही हैं क्लास 11th फिजिक्स की, जिसमें आज हम कवर करेंगे सरफेस एनर्जी के कंसेप्ट्स को। तो चलिए देखते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या हुआ करती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज मेंट बाय सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, प्रूव दैट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ओके बच्चों, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया की सरफेस एनर्जी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। सो द यूनिट एरिया की सरफेस एनर्जी, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसे आप ध्यान में रखें और लिख लें। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ठीक है ना, मतलब एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है? सरफेस एनर्जी को अगर आप W मान लें, सो दिस W पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, राइट। W का मतलब वर्क होता है, एंड यू नो वर्क इक्वल टू एनर्जी। सो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा सरफेस एनर्जी का? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा एरिया मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को T भी लिखते हैं और कई जगह सिग्मा भी लिखा जाता है। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाएगा, एंड दूसरा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा A मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। तो दोनों सही है, मैं इसको प्रेफर करूंगा A मल्टीप्लाइड बाई T को। तो बच्चों हमें इस चैप्टर में सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया फाइंड करना है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हमें फाइंड करना है। तो आइए इसका हम कंसीडरेशन लिखते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे? सरफेस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी stored in unit area of free surface of liquid is called its surface energy। पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड होती है पर यूनिट एरिया में किसी लिक्विड सरफेस की, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, राइट। यस, अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये स्टोर्ड एनर्जी कैसे है? यहाँ पे आप कैसे समझा सकते हैं कि कोई एनर्जी स्टोर्ड है? देखिए ये आपके पास में कोई लिक्विड है, जैसे किसी कंटेनर में ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ओके। अब ये कंटेनर है, दिख तो ऐसा रहा, बट बेटा ये अगर ये एक जार टाइप का है तो मैं मान लेता हूँ कि सर्कुलर कंटेनर है या रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बनेगा। तो इस तरीके का आगे और पीछे का, जैसे हम मग होता है हमारा नहाने वाला मग, यदि आप उसको ही समझ लें तो इस तरीके से एक सर्कुलर सरफेस आपको दिखाई देती है ना। डेफिनेटली बच्चे, यहाँ पर एक सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होता है, और ये सरफेस खिंची हुई होती है, एक थिन मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करती है, राइट। हाँ, तो ये थिन मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करती है। क्यों एक्ट करती है? बिकॉज इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और ये एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं और इस सरफेस को बनाते हैं। तो सपोज ये एनर्जी W है, राइट। मतलब ये जो थिन मेम्ब्रेन बन रही है, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। W ही क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे W इस सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू W बाई A। ठीक है ना, और ये हमें प्रूफ करके लेके आना है कि ये सरफेस टेंशन T के इक्वल है, राइट। चलिए, अब सवाल होता है कि ये वर्क कितना होगा? ये वर्क मतलब कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, मतलब इस लेयर की, ये जो लेयर ऊपर बन रही है इसके अंदर कितनी एनर्जी है, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बात ये भी है। तो आइए कंसिडरेशन कंप्लीट करते हैं। सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉल्ड इट सरफेस एनर्जी। तो ये हो गई सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन की सरफेस एनर्जी क्या होती है। तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ द फ्री सरफेस, यूनिट एरिया में
जो एनर्जी स्टोर होती है किसी लिक्विड की फ्री सरफेस में, इसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी एनर्जी को आप, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही सरफेस एनर्जी कहलाती है। मतलब सरफेस एनर्जी इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक रेक्टेंगुलर फ्लेम ले लेते हैं जिसका नाम है PQRS। ओके, तो PQRS एक हम रेक्टेंगुलर फ्लेम ले लेते हैं। ये ले लिया हमने PQRS एक रेक्टेंगुलर फ्रेम। यस, ये PQRS हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया है। ये तार का एक फ्रेम बना हुआ है बेटा, ठीक है। और इसमें एक मूवेबल वायर लगी हुई है बेटा, ये मूवेबल वायर लगी हुई है, राइट। ये मूवेबल वायर लगी हुई है। आपने क्या किया, इस फ्रेम को एक साबुन के सॉल्यूशन में, एक सोप सॉल्यूशन में या पानी के सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया। तो जैसे ही आप इसको डिप करेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर आपके सामने एक थिन फिल्म, पतली सी फिल्म जो है बन जाएगी। बताइए, किया कभी आपने ऐसा? यहाँ पे एक पतली सी थिन फिल्म, एक बबल टाइप का जो सबस्टेंस होता है, एक्चुअली वो वाटर ही है, ये यहाँ पे आकर के लग जाएगा, राइट। चलिए, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर ये एक्चुअली ये जो ये वाला पार्ट है, ये PQRS तो है ही, इसके ऊपर ये एक मूवेबल लिम्ब लगी हुई है। ओके, ये मूवेबल लिम्ब है, मूवेबल लिम्ब, राइट। अब आपने इस मूवेबल लिम्ब में कुछ ना कुछ वेट लगाया या कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, और इस फोर्स को लगा करके आपने इस मूवेबल लिम्ब को खींचा। ये देखिए, आपने यहाँ पे एक फोर्स लटका दिया है, राइट। तो ये जो मूवेबल लिम्ब है, इसकी सबसे पहली पोजीशन क्या थी? AB थी, ठीक है। इस मूवेबल लिम्ब की पोजीशन क्या थी? A से लेकर के B थी। तो ये इस पोजीशन का नाम मैं दे देता हूं A एंड B। बट जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया, तो बेटा थोड़ी देर में ये यहां तक आ गई, लिम्ब सरक करके। बताइए, आएगी कि नहीं आएगी? यस। और आपकी जो नई फिल्म है, वो बेटा यहां तक एक्सटेंड हो गई है ना। ये देखिए, यहां तक एक्सटेंड हो गई है। क्लियर की नॉट क्लियर? अब आप एक चीज समझिए कि अगर आप इस फोर्स को रिलीज करते हैं, तो वापस ये लिम्ब अपनी जगह पे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। तो क्यों चली जाएगी भाई? क्योंकि यहां पर ये रिस्टोर होने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब कोई ना कोई यहां तक लाने में आपने एक वर्क डन किया है। बताइए, किया है कि नहीं किया है? यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है कुछ ना कुछ, ओके। यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है, और इतने डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा है? वर्क करना पड़ा है। बताइए, करना पड़ा है कि नहीं करा है? यस। तो यही वर्क हमको निकालना है। एक्चुअली यही एनर्जी जो होती है कहलाती है सरफेस एनर्जी। बताइए बच्चों, क्लियर है? चलिए, कंसिडरेशन पूरा करते हैं। लेट PQRS बी अ रेक्टेंगुलर फ्लेम ऑफ वायर। ये PQRS आपके पास में एक वायर का फ्रेम है, सिंपल फ्रेम है। AB इज अनदर स्ट्रेट वायर विच कैन बी स्लाइड ओवर द आर्म्स PQ। AB एक आपके पास में वायर है, स्लाइडिंग वायर है, स्ट्रेट वायर, जो कि स्लाइड कर सकता है किसके ऊपर? PQ आर्म के ऊपर, एंड ये वाला हिस्सा RS के ऊपर, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक हिस्सा PQ के ऊपर स्लाइड कर सकता है, एक हिस्सा RS के ऊपर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। Of the frame as shown in figure. Let the frame be dipped in a soap solution and take out so that soap film ABRQ is formed. तो जैसे ही आप इसको डिप करते हैं बेटा, ये आपके पास में एक सोप फिल्म बन जाती है जिसका नाम है ABRQ। तो ये आपके पास में एक सोप फिल्म बन गई है, राइट। क्लियर है बेटा?
येलो कलर की स्लोप फिल्म मैंने आपको दिखा दी है। ये स्लोप फिल्म यहाँ पे बन चुकी है, ABRQ इसका नाम है। ठीक है, ABRQ इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, द वायर AB स्टार्ट स्लाइडिंग टूवर्ड्स QR। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंशियली एक्ट करता है। यहाँ पर यदि मैं इस फोर्स को दिखाऊं तो देखिए इधर की तरफ ये फोर्स एक्ट करेगा, राइट? सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है ना? ये फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये लेंथ ऑफ द फ्रेम हो जाएगी इधर से, यदि L लेंथ का फ्रेम है, सो लेंथ ऑफ द फ्रेम F इंटू एल, राइट? सो F इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई बाई L। क्लियर हो गया? तो इतना फोर्स एक्ट करेगा। यस, so let the frame dipped in the some solution, soap solution and taken out so that the film ABRQ is formed. Due to the force of surface tension, the wire AB starts sliding towards QR। ये जो वायर AB है बेटा, ये QR की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये जो वायर AB है ये QR की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि सोप फिल्म मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो ये यहां से जाना शुरू कर देगा। ठीक, द वायर ए बी स्टार्ट स्लाइडिंग टूवर्ड्स क्यू आर। तो ए बी वाली जो वायर है ये क्यू आर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगी। इफ द वायर इज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग, फोर्स एफ मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वायर ए बी। अगर हम चाहते हैं कि वायर ना स्लाइड हो अपनी सही जगह से, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और यह फोर्स किसके इक्वल होगा? बिल्कुल उसी फोर्स के इक्वल होगा जिसकी वजह से ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा था। मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतने फोर्स के इक्वल हमें नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? यस, सो लिखा हुआ है इफ द वायर इज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग, अ फोर्स एफ मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वायर ए बी। In equilibrium, this force will be equal and opposite to the force of surface tension on the wire AB. Yes, यही कह रहा है कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स क्रिएट होगा उसी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स को आपको लगाना है, तब आपका ये वायर मूव नहीं हो पाएगा। ओके, तो यदि मैं मान लेता हूं कि बेटा इस फ्रेम की ये जो वायर ए बी है, जो कि एल लेंथ का हमने इसको मान रहे हैं, वायर ए बी की लेंथ कितनी है? एल है, राइट? यस, if the length of the wire AB is L and surface tension of the soap film is T, then force is equals to 2TL। ठीक है ना? देखिए कैसे निकाला गया है अपने पास में। वी नो की सरफेस टेंशन इक्वल्स टू F बाई L, राइट? अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सोप फिल्म है, और आपको पता है कि सोप फिल्म बेटा हमेशा दो साइड से बनती है। ओके, हाँ, तो सोप फिल्म दो साइड से बनेगी तो सरफेस टेंशन भी डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे जो F निकलेगा एक्चुअली यहाँ पे 2T हो जाएगा, सरफेस टेंशन डबल तरफ से लगेगा। सो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2T इंटू एल, या T इंटू 2L आप इसको लिख सकते हैं, सिंपल 2TL लिख दें, राइट? L हमने डेरिवेशन में स्मॉल लेके रखा है, तो यहाँ भी हम स्मॉल l का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो स्मॉल l ही हम चलने देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे अपॉन L, सो F इक्वल्स टू 2T इंटू एल। ये आपका आ गया फोर्स। जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं ये फोर्स आ चुका है, ठीक है ना? यस, इफ द लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज एल एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज टी, देन एफ इक्वल्स टू 2T इंटू एल। द फैक्टर 2 appears बिकॉज सोप फिल्म हैज टू सरफेस। बिल्कुल सही बात करी गई यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं एनर्जी कितनी होगी इफ द वायर ए बी इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एक्स। अब मान लीजिए कि हम इस वायर को एक्स डिस्प्लेसमेंट तक सरका देते हैं यहाँ पे। ओके, किसका दिया हमने?
अगर हमने वायर को एक्स डिस्प्लेसमेंट तक यहाँ पे मूव कर दिया है, इसको आप डेल्टा एक्स भी ले लेते हैं, कहीं कहीं पर कुछ लोग इसको डेल्टा एक्स भी ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब इस डेल्टा एक्स तक ले जाने में हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। देखते हैं, if the wire AB is displaced through a distance x against the force of surface tension, the new position will be a dash b dash. This will increase the area of the film. और यहाँ पर इस फिल्म का एरिया बढ़ जाएगा, और इस फिल्म का एरिया बढ़ा है मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। बताइए किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो आपने जो वर्क डन किया है उसको यहाँ पे कैसे निकाला गया है? W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह 2TL मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, फोर्स की जगह 2TL मल्टीप्लाई भी कितना हो गया है? x हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसे W इज इक्वल्स टू T इंटू 2L इंटू एक्स कर दिया है, राइट। 2L इंटू क्या कर दिया गया? x कर दिया गया। देखिए आप जानते हैं कि ये क्या हो गया? T मल्टीप्लाई बाई 2LX। भाई लेंथ, ऊपर की लेंथ है ये, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एरिया। और ये दोनों तरफ की सो फिल्म का एरिया है। अगर सिंगल सो फिल्म होती तो ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो 2LX आपको मिलेगा, 2LX ये क्या है? टोटल एरिया है, T मल्टीप्लाइड बाई A। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो ये अपने पास में क्या हो गया? 2LX जो है बेटा वो एरिया बन गया, ठीक है ना। अब एरिया 2 टाइम्स क्यों आ रहा है? क्योंकि सोप फिल्म में कितनी सरफेस बनती है बेटा? 2 सरफेस, राइट। सो दिस इज द, ये क्या है? टोटल इंक्रीज इन एरिया, टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ द टू सरफेस ऑफ द फिल्म। नाउ तो वर्क इज इक्वल्स टू कितना आ गया? T इंटू ए। सो T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? W बाई ए। W बाई ए, याद रखिएगा यहाँ पे आपको 2LX को A लेना है। ओके, अब आपको डेफिनेशन देनी है टी की, तो आप दे सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में एरिया की वैल्यू 1 रख देंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W हो जाएगी। मतलब न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन उस अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल होता है, उस अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल होता है जो कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज कर देता है बेटा? यूनिटी इंक्रीज कर देता है। Hence, the surface tension of a liquid is numerically equal to the amount of work done in increasing the surface area of the film by unity under isothermal condition. The surface tension is equal to the surface energy per unit area. Right? क्लियर हो गया? चलिए यदि यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए इसी तरीके के डेरिवेशन को एक तो आपने ये देख लिया है, बट कुछ किताबों में इस तरीके से भी होता है। देखिए, तो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स लगाने से आपको वर्क करना पड़ेगा। सो यू नो वर्क इज इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये F इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, राइट। तो F इज इक्वल्स टू कितना निकाला है आपने? 2TL इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? सो F इज इक्वल्स टू टी को बाहर ले लीजिए, 2 यहाँ ले लीजिए, और ये हो जाएगा L इंटू डेल्टा एक्स, राइट। अब ये देखिए, आप जानते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे डेल्टा एक्स ब्रेड्थ का काम कर रहा है। तो जब ये डेल्टा एक्स है, सो W इज इक्वल्स टू T इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए नहीं लिख सकते क्या इसे हम? क्या इसे हम 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए नहीं लिख सकते? L इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू चेंज इन एरिया। बिल्कुल लिख सकते हैं चेंज इन एरिया, बिकॉज एक्स भाई मूवेबल है ना, तो एक्स तो बदल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेंज इन एरिया, राइट। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 डेल्टा ए इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन एरिया, राइट। टोटल चेंज इन एरिया, एक्चुअली 2, समझिए आप, जो 2 है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि 2 फिल्म बन रही हैं। सोप जो बनता है, सोप बबल, उसमें 2 फिल्म बनती है क्योंकि बीच में हवा भरी होती है, राइट। तो यहां पर आप 2 को एलिमिनेट कर देंगे। सो W इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए,
राइट। यहाँ 2 को आप एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 2 इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू, सॉरी हमको T निकालना है ना, सो सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू W बाई डेल्टा ए, राइट। तो ये आपके पास में आ गया सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, यस, या सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, ठीक ना। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपको डेल्टा एक्स लेना है तो, और अगर आपको एक्स लेना है तो ये जो मैंने बुक में दिखाया इस तरीके से ही बना सकते हैं आप। तो डायरेक्टली वहां पे 2x बन जाएगा, ठीक है ना, 2lx, और 2lx को a ले लिया गया डायरेक्टली यहाँ पे। सो वर्क डन पर यूनिट एरिया, और इस एक्सप्रेशन में एरिया की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो सरफेस टेंशन किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल। Clear? So numerically, hence surface tension of a liquid is numerically equal to the amount of work done in increasing the surface area of the film by unity, क्योंकि डिफाइन करने के लिए आपने ए को कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है, ठीक है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यही सरफेस एनर्जी होती है। तो सरफेस टेंशन जो होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। बच्चों बहुत क्लियर डेरिवेशन करा दिया है हमने इसका, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डन, ठीक है ना, नोट कर लें। देखिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि हमने सॉफ्ट फिल्म ली है इसलिए यहाँ पे आपने 2 लिखा है, बट यदि इसी काम को आप यदि वाटर फिल्म में करते तो देखिए क्या होता। तो यदि इसी काम को आप यदि वाटर फिल्म में करते, मतलब पानी में डिप करते अगर आप इस फ्रेम को, तो पानी में डिप करते तो आपको पता है बेटा पानी में सिंगल लेयर बनती है, ओके, है ना। पानी की ड्रॉप जो है ये इस पे फैल जाती है यहाँ पे, तो ये पानी की ड्रॉप यहाँ पर पे फैल जाती, ओके, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, तो बेटा पानी की ड्रॉप यहाँ पर क्या हो जाती, इस तरीके से फैल जाती। समझ में आ रही है आपको ये चीजें। तो बच्चों ये पानी की ड्रॉप यहाँ पे फैल जाती। अब जब पानी की ड्रॉप यहाँ पर फैल जाती तो ऊपर की तरफ क्या लगता है, इस पे फोर्स लगता। इस फोर्स को कौन गवर्न करता है बेटा, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अब याद रखिएगा ये सोप नहीं है, ये फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पर ये वाटर की एक फिल्म बनी हुई है, ठीक ना। ये सोप फिल्म नहीं है, सोप फिल्म की डबल लेयर होती है मगर वाटर फिल्म फिल्म की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो दिख रही है आपके पास में ये वाटर फिल्म है, ठीक है। अब इस वाटर फिल्म के इफेक्ट से ये जो PQRS है इस पे ये जो फिल्म AB है ये ऊपर की ओर सिकुड़ने का प्रयास करती, बिकॉज सरफेस टेंशन मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक एग्जैक्टली इतने अमाउंट का फोर्स लगा करके अगर आप इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट तक लेकर के आ जाते, ठीक है ना। पहले मैं फोर्स की वैल्यू लिख दूं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाइड बाई L। जानते हैं ना आप क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो लिक्विड की लेंथ बन रही है सरफेस लेंथ यहाँ पे L बन रही है, तो इसलिए इस लेंथ पे फोर्स F काम करेगा। सो F इक्वल्स टू T इंटू L हो जाएगा एग्जैक्टली exactly। अब यदि मैंने इसको यहाँ पर ये फोर्स लगा करके, हर पॉइंट पे इक्वली फोर्स लगता है, इसको यदि सपोज मैंने यहाँ तक खींच दिया और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, डेल्टा एक्स है, राइट। इसे आप एक्स भी ले सकते हैं, कुछ लोग डेल्टा एक्स भी लेते हैं। तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक यदि मैंने फोर्स लगाया तो ये जो ए बी मूवेबल लेंथ है ये कहाँ तक आ जाएगी, A डैश B डैश तक आ जाएगी। और यहाँ पर अब जो आपने वर्क डन किया है एक्चुअली वही इस पॉइंट तक लाने के लिए स्टोर्ड हुई सरफेस एनर्जी है। क्लियर। तो यहाँ पे जो वर्क डन है और यही जो सरफेस एनर्जी है इस पॉइंट तक के लिए, तो कितनी सरफेस एनर्जी बन रही इक्वल्स टू
फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी दे दी है, डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, सो सरफेस एनर्जी अमाउंट इक्वल्स टू फोर्स अपने पास है टी मल्टीप्लाई बाई एल इंटू डेल्टा एक्स, क्लियर। सो वर्क डन इक्वल्स टू टी इंटू एल डेल्टा एक्स, साथ में ले लें। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया। तो लेंथ इंटू चेंज इन ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया। सो दिस विल बी टी डेल्टा ए। ओके, ये है मेन फॉर्मूला आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे आपके। सो वर्क डन इक्वल्स टू होता है टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। जब भी सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो यही न्यूमेरिकल आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। सो वर्क डन इक्वल्स टू टी डेल्टा ए, तो सरफेस टेंशन टी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में आ गया, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, क्लियर। अगर आप चेंज इन एरिया को 1 डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लें तो सरफेस टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल। एंड सरफेस टेंशन व्हाट इज W, W इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी के इक्वल। और सरफेस एनर्जी अब यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को। Hence surface tension of a liquid is numerically equal to the amount of work done, amount of work done, क्योंकि यही जो सरफेस एनर्जी है यही वर्क डन है, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी या वर्क डन के इक्वल होती है। ओके, hence surface tension of a liquid is numerically equal to the amount of work done increasing the surface area of film by unity। बस यहां तक आपको लिखना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। या इसी तरीके से लिख सकते हैं द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जिस तरीके से लिखना हो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से कंक्लूड करूंगा, T इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे वर्क डन भी बोला जा सकता है या इसी को सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। और ये डेल्टा ए क्या है बेटा, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। सो दैट इज डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके बाद हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है बच्चों, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है एज पर दिस प्रिंसिपल इफ अ नॉन विस्कस, तो पहली चीज याद रखिए किस पे लगेगा बेटा, ये नॉन विस्कस फ्लूइड पे लगेगा, ठीक है ना। मतलब इतना गाढ़ा ना हो कि आगे ही ना बढ़ पाए, है ना, विस्कस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस। एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब ऐसा नहीं कि बेटा कंप्रेस हो जाए, लिक्विड अपने में क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, अपने आप को कंप्रेस कर ले। इन हाँ, if a non-viscous and incompressible liquid flows through a tube having non-uniform cross-sectional area in streamline condition, अगर कोई आपके पास में एक ट्यूब है जिसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक ना, तो हम क्या बनाने वाले हैं, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाने वाले हैं। और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो आप स्टेटमेंट की बात करेंगे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका लास्ट में ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर बात प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा कुछ खास नहीं बोला जाता है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई आपके पास में ट्यूब है, ये देखिए, और इसके अंदर से आप एक फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं,
तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है फ्लूइड का, इस तरीके से ये जो फ्लूइड का फ्लो है बेटा, ये स्ट्रीम लाइन है। ठीक है ना, इसके अंदर फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीम लाइन है। याद रखिएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो में एक स्ट्रीम लाइन दूसरे को कभी काटती नहीं है, बस ये मर्ज हो जाएंगी, ये बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी आगे आके, राइट। इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है। और इस पर यहाँ पे ये एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की गई है, और यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है या फ्लूइड वेलोसिटी है V1 है, और यहाँ पे कितनी है बेटा, V2। क्लियर। आपने अगर घर में कभी वाटरिंग की है प्लांट्स में तो आपको पता होगा कि अगर आप के नल से एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है ना, ये जो आपका नल है जिससे आपकी सटक कनेक्ट होती है, अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट सेकंड में निकल रहा है और इस दौरान आपने अपने निकलने वाले यहाँ से अपने सटक लगा दिया है, पाइप लगा दी है, और एक जगह पर अपने दूसरी जगह आप उंगली रख लेते हो, तो एरिया कम हो जाता है, राइट, यस कि नो। एरिया जैसे ही कम होगा तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। तभी तो आप दूर तक पानी सींच पाते हैं हाथ से टोटी दबा के, यस और नो। तो आप यही करते हैं, एरिया को कम कर देते हैं और स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो आप हाथ से टोटी दबाएंगे और पानी दूर तक फेंकेगा, यस और नो। तो क्या देख रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बताइए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। क्लियर। तो ये यहां चला जाएगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। क्लियर। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। सही आ रहा है ये। मतलब बच्चों A इंटू V हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसी को, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बिल्कुल सही, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यस। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं, अभी जनरली हमने जो बात करी कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, so A is equals to some constant upon V, so A into V is equals to constant A। बिल्कुल सही है ना। तो A into V is equals to constant वैल्यू है ना। अब इसको आप जनरलाइज कर देंगे दो इक्वेशंस के लिए, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और अगर आप सेक्शंस बढ़ा लेंगे तो अगला सेक्शन हो जाएगा तो A3 V3। ठीक ना, अगर आप अलग अलग सेक्शन पे देख रहे हैं, जैसे इसके आगे भी आप ले लें या बीच में कोई सेक्शन कंसीडर कर लें जहां पर आपका एरिया A3 है और स्पीड V3 है, तो जितने भी सेक्शन कंसिडर कर लो, एरिया और स्पीड का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यस, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये तो मैंने आपको एक लॉजिकली की ब्रेन से निकलवा लिया बच्चों ये चीज, बट अब इसको डिराइव करते हैं, थ्योरेटिकली डिराइव करेंगे। चलिए कैसे डिराइव करते हैं, तो इसको डिराइव करने के लिए, यस, तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, एज पर दिस प्रिंसिपल if a non-viscous and incompressible liquid flows through a tube having non-uniform cross-sectional area in a streamline condition, then at every transverse cross-section of the tube, the product of cross-sectional area of the tube means A। दो चीजों का प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोडक्ट और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब A मल्टीप्लाई बाई V जो होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया बेटा स्टेटमेंट आप लोग को, A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फिजिक्स में कंसिडरेशन लिखना आपको आना चाहिए, उसके मार्क्स भी होते हैं। तो जो बातें हमने कही बस उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। लेट एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब एक्स वाई इन अ नॉन यूनिफॉर्म बोर। नॉन यूनिफॉर्म बोर का मतलब बेटा यहाँ पे एरिया छोटा है, यहाँ पे एरिया बड़ा है, या उसका उल्टा भी सही है,
कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा, एक जैसा नहीं है, मतलब एरिया अलग अलग है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बोर। ए एंड बी आर द टू ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के नाम। दीज हैविंग द एरिया A1 एंड द सेक्शन बी हैविंग द एरिया A2। ओके, ऑल्सो लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एट दिस ट्रांसफर सेक्शन बी V1 एंड V2। तो बेटा पहले पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी V1 है और सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, V2 है। यस, लेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी रो। तो बेटा डेंसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि आपने शक्कर का सीरा फ्लो किया है, तो बदले में यहाँ शक्कर का सीरा ही निकलेगा, राइट। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है लिक्विड की। अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो डेंसिटी फिक्स रहती है, और इस पूरे चैप्टर में हमको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही लेना है, तो हमने मान लिया बेटा इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। एग्जैक्टली, रो ले लें या डी ले लें, यहाँ पे इन लोगों ने डी ले लिया है, तो चलिए मैं भी डी ले लेता हूँ। ओके, फ्लूइड की डेंसिटी डी है। ओके, लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसफर सेक्शन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस V1 इन 1 सेकेंड। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की स्पीड जो है वो कितनी है, V1 है। V1, V1 मीटर पर सेकेंड, V1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया, V1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे आपकी कोई स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल होगा, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा बेटा, V1 डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सो ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस V1 इन 1 सेकेंड। क्लियर। तो अब उस 1 सेकेंड का वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, ध्यान से देखिए, उस 1 सेकेंड का वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, है ना। मतलब वाटर इनलेट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप कह लीजिए कि अमाउंट ऑफ वाटर इनलेट, वाटर इनलेट एट ए इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक्चुअली बेटा ये क्या बनेगा बेटा, वाटर जो होता है किस फॉर्म में जाता है बेटा, वॉल्यूम के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाता है वाटर, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यस और नो। तो वाटर इनलेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, राइट। हाँ, ये 1 सेकंड की बात हो रही है बेटा। अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो आपके पास में 1 सेकंड की लेंथ है उसी को आप क्या बोले हो बेटा, V1। V1 बोले उसी को आप, बोला है कि नहीं बोला बच्चा हम लोगों ने। हाँ, 1 सेकंड में जो लेंथ वाटर ट्रेवल करा है वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रेवल करा है, V1 डिस्टेंस तक ट्रेवल करा है, राइट। मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना है बेटा, A1 है। एरिया कितना है, A1। ठीक है ना। तो V इन मतलब जो पानी अंदर गया है या जो फ्लूइड अंदर गया है 1 सेकंड में, वो कितना हो गया, V1 इंटू A1। ठीक है ना। अब चलिए अगला देखते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर आउटलेट एट बी इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, इन 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे जब पानी बी वहां पे निकल रहा है, तो 1 सेकेंड में पानी बी की अमाउंट कितनी निकलेगी, वी आउट इक्वल्स टू, तो पानी का वॉल्यूम 1 सेकेंड का इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया। लेंथ इन 1 सेकेंड है ना, लेंथ इन 1 सेकेंड इंटू एरिया। तो बेटा आपको पता होना चाहिए 1 सेकेंड की लेंथ, निकलते समय पानी की स्पीड V2 है। पानी की स्पीड कितनी है, V2। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो 1 सेकेंड के लिए अगर आप t की जगह 1 पुट कर दें, तो यहाँ पे निकलते समय की जो डिस्टेंस बनेगी L2, वो कितनी बन जाएगी, V2 इंटू 1 यानी कि V2 बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो निकलते समय की डिस्टेंस कितनी हो गई, V2 इंटू कितना एरिया हो गया, A2। ये क्या है बेटा, V आउट पर सेकेंड इन यूनिट सेकेंड। बोलिए है कि नहीं है। याद रखिएगा
ये दोनों यूनिट सेकेंड में है, इन यूनिट सेकेंड। ये वॉल्यूम बस नहीं है, ये वॉल्यूम के साथ साथ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड है। यस, तो देखा आपने, देयर फोर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू सेक्शन एट ए इज इक्वल्स टू A1V1, राइट। तो मास कितना हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं मास इनलेट पर सेकेंड। इनलेट मतलब आने वाला, पर सेकेंड। मास ऑफ द वाटर इनलेट पर सेकेंड। तो मास आप जानते हैं बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम पर सेकेंड इनटू डेंसिटी, तो V1A1 इनटू डेंसिटी कितनी ली है लिक्विड की हमने, D ली है, राइट। इसी तरीके से जो मास आउटलेट हो रहा है, मास आउटलेट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू V2A2 इनटू डेंसिटी कितनी है बेटा, D है। क्लियर, यस कि नो। अब बताइए कि अगर कोई आपके पास पाइप है, तो जितना पानी जाएगा, पानी जितना मास अंदर जाएगा, ठीक उतना ही मास पर सेकेंड बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि पाइप खा जाएगा पानी का मास? बिल्कुल नहीं खा सकता है। मतलब जितना पानी अमाउंट वाइज अंदर जाएगा, है ना, मास पर यूनिट सेकेंड इनलेट इक्वल टू मास पर यूनिट सेकेंड आउटलेट। यस और नो? सो यू कैन से मास इनलेट इन 1 सेकेंड, mass of liquid inlet in 1 second, ठीक है ना। So you can say mass of the liquid inlet in 1 second equals to mass of the liquid outlet in 1 second। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकंड में जितना पानी का मास अंदर गया, उतना ही पानी का मास बाहर जाएगा। सो यू कैन राइट V1A1 इंटू डी, ये आपने निकाला है इनलेट मास, एग्री। एंड यहाँ पे क्या निकाला है, V2A2 इंटू डी। डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि डेंसिटी दोनों तरफ की इक्वल है। सो क्या बन गया फॉर्मूला, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। ठीक है, यस। तो ये चीज कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और यू कैन से A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, सो हेंस द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड through this section equal to A1V1D. Similarly, the mass of the liquid flowing through the transverse section B at A2V2D। इसके बाद ये लाइन लिखी हुई है कि पानी को कभी पाइप तो खा नहीं सकता है। Since the liquid is incompressible, so it cannot accumulate at any one portion of the tube. Therefore, whatever amount of liquid enters at the segment AB of the tube at section A, the same amount of liquid will flow out of the section at B, right? सो सेक्शन ए में अंदर आने वाला पानी और बाहर आने वाले पानी दोनों इक्वल होंगे। सो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, और यू कैन से A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो याद रखिएगा, यहां पर आपको किस चीज को इक्वल कराना है, मास पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ लिक्विड का जो मास है पर यूनिट टाइम, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा। क्लियर? चलिए, ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को सभी को? तो इसको अब आप लोग नोट कर लेंगे। बच्चों एक बार और मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग की और ग्रिप बन जाएगी इसकी। देखिए एक्चुअली फीलिंग क्या है इसमें, इसमें ये है कि मास ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन में टी आ गया, है ना। मास ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम, जितना इन हो रहा है उसको हम इनलेट बोलते हैं। आपको पता है कि 1 सेकंड में पानी जितना अंदर जाएगा या फ्लूइड जितना अंदर आएगा, उतना ही पानी का मास बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मास ऑफ द लिक्विड पर यूनिट टाइम, और यहां पे क्या लिख लीजिए, आउटलेट। ठीक है, अब देखिए जरा,
आप जानते हैं कि मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो डी है, और अंदर जाने वाले वॉल्यूम कितना है बेटा, इसे V1 ले लो। V1 अपॉन कितना, T। एक सेकंड की बात हो रही है, ये भी इनलेट की बात है। और यहाँ पे मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय V2। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। और यहाँ पे पर यूनिट सेकेंड ये आउटलेट, राइट। आप चाहें तो डी से डी यहीं पर कैंसिल कर दें, तो आपका क्या गया, V1, और यहाँ पे कितना आ गया, V1 अपॉन टी। अब आप जानते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ इनटू एरिया। क्लियर बेटा? वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है, लेंथ इनटू एरिया। यस, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया होता है। सो आप यहाँ पे V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू A1 होल डिवाइडेड बाई टी। एक सेकेंड के लिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कैसे टूट जाएगा, L2 इंटू A2 डिवाइड बाई टी। क्लियर? अब देखिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सो दिस विल बी V1 A1 इक्वल्स टू V2 A2, क्योंकि ये यहाँ पर भी वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये किसकी है, इनलेट साइड की वेलोसिटी है, सेक्शन ए की। और ये सेक्शन बी में निकलते समय जो वेलोसिटी आएगी वो L2/T से। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। मतलब ये मैंने मेन लॉजिक आपके सामने पेश कर दिया कि बेटा ये जो कुछ आप देख रहे हो उसकी वजह ये है, ये मेन लॉजिक है। बाकी आप कितना घुमाए फिराए वो एक अलग चीज है। क्लियर हो गया? मतलब फंडा क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी पाइप ले रहे हो तो उसमें जितना पानी पर सेकंड, अमाउंट वाइज, मास वाइज, एक सेकंड में जितना पानी एंट्री मारेगा उतना ही पानी आपका बाहर निकल ही जाएगा, ठीक है ना। अगर आप रास्ता छोटा करते हो तो पानी अपनी स्पीड बढ़ा लेगा। क्लियर है ना? हाँ, जैसे कि कहीं पर रास्ता छोटा हो गया, पहले लोग आराम आराम से निकल रहे थे तो 10 लोग निकल रहे थे, बट अब रास्ता सकरा हो गया तो लोग जल्दी जल्दी निकलेंगे, तब भी तो 10 लोग निकल जाएंगे ना। मतलब पानी जाएगा उतना ही, आप पानी को रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना। पानी उतना ही जाएगा, बस स्पीड में और एरिया में खेल होता रहेगा। जब आप एरिया बड़ा कर दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, लोग आराम आराम से निकलेंगे। और जब आप एरिया कम कर दोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, राइट। बट मास पर यूनिट टाइम सेम रहेगा। दैट्स डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है बच्चों का। क्वेश्चन है कि एक्सेस, सॉरी, एसेंट फॉर्मूला आपको बताना है। एसेंट फॉर्मूला मतलब किस फॉर्मूले के थ्रू कैपिलरी में लिक्विड का राइस होता है। तो क्वेश्चन क्या है 66 यहाँ पे, व्हाट इज कैपिलरिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट टू विच अ लिक्विड राइसेस इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। चलिए, तो हाइट के लिए हमको रिलेशन लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कैपिलरी राइस। कंसिडर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा। तो देखिए यहाँ पर एक सरफेस टेंशन सिग्मा में एक कैपिलरी को डिप कर दिया गया है। बताइए, क्लियर है बच्चों? और इस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा है। ये जो अंदर लिक्विड दिया गया है इसका सरफेस टेंशन सिग्मा है, राइट। अब देखिए, आपको पता है कि जैसे ही आप कैपिलरी को किसी पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, और ये एक बहुत ही सक्रिय यानी कि नैरो बोर की कैपिलरी है, तो इसमें लिक्विड जो होता है ऊपर की तरफ राइज करने लगता है, ठीक है। सपोज द लिक्विड वेट्स द साइड्स ऑफ द ट्यूब, देन इट्स मिनिस्कस विल कॉन्केव। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कैपिलरी जो है, लिक्विड जो है इसके साइड्स को वेट कर रहा है, मतलब इसको गीला कर रहा है, मतलब पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, राइट। और वेट कब करता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जिस समय एडहेसिव फोर्स अधिक हुआ करता है, तो एडहेसिव फोर्स के कारण कांच और पानी के मॉलिक्यूल्स चिपकने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में पानी के मॉलिक्यूल्स
ऊपर चले जाते हैं, राइट। ये पानी के मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, एंड फाइनली यहाँ पर एक आपके सामने कॉनकेव मेनिस्कस बना करके छोड़ दिया, और इस हाइट तक आपका पानी चला गया है। तो देखिए पानी की हाइट कितनी है। पानी का मतलब बार बार आप लिक्विड समझे बच्चों, मैं बार बार पानी बोल देता हूँ, बट एक्चुअली दैट इज अ लिक्विड। तो ये मान लीजिए कि सरफेस से h हाइट तक आपका लिक्विड उठ चुका है, ओके। सपोज अ लिक्विड वेट्स द साइड ऑफ द ट्यूब, देन इट्स मेनिस्कस विल बी कॉनकेव। जब भी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो मेनिस्कस कॉनकेव बनता है, बट इसका उल्टा, मरकरी में कोहेसिव फोर्स होता है, तो आपको याद होगा कि मरकरी इस तरीके का मेनिस्कस बनाती थी, दैट वाज कॉन्वेक्स। क्लियर बच्चों। द शेप ऑफ द मेनिस्कस ऑफ वाटर will be nearly spherical if the capillary tube is sufficiently narrow hole। ये कह रहा है कि पानी के केस में ये जो मेनिस्कस बनता है ये परफेक्टली स्फेरिकल हुआ करता है। तो इस परफेक्टली स्फेरिकल मेनिस्कस को आपने यहां पर बना लिया। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यहां पर देखिए जो रेडियस है इसकी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर है, राइट। तो ये ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर कहाँ से दिखाई देगी, देखिए ये इसका सेंटर है और यहां से लेकर के ये इसकी स्मॉलर रेडियस है। क्लियर बेटा। अब सरफेस टेंशन कहाँ लगता है बेटा, ये लगेगा सरफेस टेंशन, टेंजेंट लगता है, टेंजेंशियल वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस की। सो दिस सरफेस टेंशन इज टी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कहा मैंने कि ये परफेक्टली स्फेरिकल मेनिस्कस बनता है, तो इस परफेक्टली स्फेरिकल मेनिस्कस मतलब यहाँ पे मेनिस्कस की रेडियस होगी कैपिटल आर मान ली हमने, राइट बच्चों। तो मेनिस्कस की रेडियस इस बेस लाइन के साथ, इस रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे समझ रहे हैं आप, देखिए इसको, जैसे ये फ्लैट लाइन थी और एक तरीके से ये एंगल हम इस लाइन का देख रहे थे, ठीक है ना। अब यदि आपने इस चीज को इतना उठा दिया तो ये वाली भी चीज तो पीछे हो जाएगी ना बेटा उसी एंगल से, मतलब जितना आपने ये उठाया उतना ये एंगल पीछे हो जाएगा, राइट। तो ये थीटा एंगल से पीछे हो गई, तो ये एंगल थीटा हो चुका है। चलिए, ये तो हमने आर के बारे में आपको बात बता दी। सो आर क्या है बेटा, कर्वेचर का मेनिस्कस है, कैपिटल आर। कर ये मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है। स्मॉल आर क्या है, ट्यूब का रेडियस या कैपिलरी का रेडियस, राइट। ओके, अब आते हैं, एज द प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द कॉनकेव साइड। अब ये बेटा कॉनकेव साइड है, यहाँ पर ये बेटा एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली एक्शन में है ये चीज। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर मैंने मान लिया कि प्रेशर कितना होगा बेटा, पी ए, राइट। ए पॉइंट पर हमने प्रेशर कितना मान लिया, पी ए। क्लियर। और नीचे बी पॉइंट है, आपको पता है कि ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर कितना होता है, 2 सिग्मा/आर। एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2 सिग्मा/आर। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बच्चों 2 सिग्मा/आर प्रेशर होता है, तो ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो नीचे में प्रेशर क्या लिख सकता हूं, पी ए माइनस 2 सिग्मा/आर। क्लियर हो गया, क्योंकि उससे इतना कम है नीचे वाला, तो पी ए अपॉन 2 सिग्मा/आर। यस, तो ये हमारे पास पी ए अपॉन 2 सिग्मा/आर क्या आ गया, प्रेशर आ चुका, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। क्लियर। चलिए अब इस डायग्राम में आ जाइए। यदि मैं बात करूं कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस कितना है, स्मॉल आर, और हाइपोटेनस कितना है, कैपिटल आर। क्लियर। तो यहां से कैपिटल आर की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं, तो देखिए कैपिटल आर ऊपर आ जाएगा, तो स्मॉल आर अपॉन क्या बना देगा, कॉस थीटा बना देगा ना। हाँ, तो स्मॉल आर अपॉन
कॉस थीटा, ये बना देगा वैल्यू इसकी। तो चलिए अब हम कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखिए जो वैल्यू निकाली आपने आर की, यहाँ पे डाल दीजिए। तो P इक्वल्स टू 2 सिग्मा, और आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो स्मॉल आर आर नीचे रहेगा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। बताइए ये चीज आ गई आपको समझ में? सो P इक्वल टू कितना बन गया, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर, राइट। अब ये इस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है, वाटर कॉलम का प्रेशर जो बनता है, टोटल कंप्लीट प्रेशर किसी भी लिक्विड कॉलम का, ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया है, जो प्रेशर आपने निकाला है, एज द प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द कॉनकेव साइड, तो द एक्सेस प्रेशर जो निकला है हमारे पास वो 2 सिग्मा बाई आर निकल गया। डन। तो चलिए ये जो प्रेशर होता है, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर P, लिक्विड राइसेस इन द कैपिलरी ट्यूब टू द हाइट h। इस एक्सेस प्रेशर की ही वजह से, ये जो एक्सेस प्रेशर आया है, इसी की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो h हाइट तक राइज किया है। तो हमारा एक्सेस प्रेशर कितना निकल गया, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। और इस प्रेशर की वजह से कितना राइज मिला है बेटा, रो जी एच, ठीक ना। इस प्रेशर की वजह से एच हाइट मिला है। तो आपको पता है बच्चों कि प्रेशर पी जो होता है इन द टर्म्स ऑफ हाइट बनता है, वो कितना बनता है, रो जी एच, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रेशर को कंपेयर कर सकता हूँ विद रो जी एच। तो अभी आपने क्या पढ़ा, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर इक्वल टू रो जी एच। तो एच को रोक लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है ना। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। डन। सो ये अपना कंप्लीट डेरिवेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको बस आपको आराम आराम से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि एक्सेस प्रेशर यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक ना, पॉइंट बी और पॉइंट ए के कंपेरिजन में 2 सिग्मा बाई आर है। और फिर आपको इस कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेनी है इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, और फिर आपको प्रेशर को रोजी एच से रिलेट कर देना है या एच रोजी से रिलेट कर देना है, तो आपके पास में हाइट की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स डन।